अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज की सबसे बड़ी खबर पर तबसरों के साथ। आज रेमन डेविस को रिहाई मिल गई। 27 जनवरी को जो मामला सामने आया था, आज 16 मार्च को वो इस तरह हल हो गया कि बिल्कुल अचानक से ऐसा लगा कि ये सब कुछ हुआ है। रेमन डेविस को रिहा कर दिया गया और ना सिर्फ ये बल्कि उसे जहाज में बिठा भी दिया गया उसी दिन। और जो बात की जा रही थी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की, यानी सिफारती इस्तिस्ना की, वो बात भी खत्म हो गई, क्योंकि ये कहा गया है, ये बताया गया है, बल्कि इस बारे में साफ कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी, कि दियत जो है उस पर आकर ये मामला हल हुआ है। यानी जो लवाहिकीन हैं और जो वरसा हैं फैज़ान और फ़हीम, जिन्हें रेमन डेविस ने कत्ल किया था 27 जनवरी को, उन्होंने दियत की रकम वसूल कर ली है और ये मामला इस तरह से तय पा गया है। जबकि दूसरी तरफ से जो वकला हैं उनके कुछ मुतजाद बयान भी सामने आए, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती उनसे इस तरह से साइन करवाए गए, दस्तखत करवाए गए। आखिर में हुआ क्या, असल मामला क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले ये देख लें कि आखिर 27 जनवरी को हुआ क्या था। इस बारे में बता रहे हैं रहमान अजहर। इस मामले का आगाज लाहौर की जेल रोड के इस इशारे से हुआ। दो मुख्तलिफ मौके। एक तो ये कि इन दोनों नौजवानों ने पिस्टल दिखाकर अमरीकी को लूटने की कोशिश की। दूसरा ये कि अमरीकी का इन दोनों नौजवानों से किसी बात पर झगड़ा हुआ। दोनों नौजवानों ने इस अमरीकी को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान उसने हथियार निकाल लिया और आओ देखा न ताओ फायर कर डाले। 9 फायर किए गए। पीछे बैठे हुए नौजवान को 4 जबकि आगे वाले को 3 गोलियां लगी। इस फायरिंग के दौरान ग्लॉक का पिस्टल यूज हुआ था जिसका बोर था 9 mm, और जो फैजान को पहले गोलियां मारी गई हैं गाड़ी के अंदर से, वो 4 गोलियां जो फायर हुई तकरीबन 6 से 8 फुट के फासले से हुई थी। जो इसके अलावा जो फ़हीम को गोलियां लगी थी, फ़हीम को 2 बैक साइड पे गोलियां लगी हुई थी और एक फ्रंट पे लगी हुई थी। इसके बाद रेमन गाड़ी से बाहर निकला और उसने इन नौजवानों की वीडियो बनाना शुरू कर दी अपने मोबाइल फोन से। इसी अवस्था में बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। रेमन फिर गाड़ी में वापस बैठ गया और उसने दूसरी गाड़ी को फोन किया मदद के लिए। भागने की कोशिश में कर रहा था, लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये रुक जाए, पुलिस आ जाए। पुलिस आई थी मगर कोई उसके पास नहीं जा रहा था। लोग जमा थे, इसके बावजूद रेमन वहां से गाड़ी निकालने में कामयाब हो गया और रास्ता लिया लिटन रोड का। पुरानी अनारकली के पास पहुंचकर पुलिस ने बिल आखिर इसे जा लिया। ये थाना पुरानी अनारकली है। गिरफ्तारी के बाद रेमन डेविस को यहाँ पर लाया गया। अब देखते हैं कि दूसरी गाड़ी जिसे रेमन डेविस ने फोन किया था उसके साथ क्या मामला पेश आया। ये गाड़ी अमेरिकन कॉन्सुलेट से निकली और इसने जल्द से जल्द रेमन डेविस तक पहुंचने की कोशिश की। ये गाड़ी एजर्टन रोड, शाहराह फातिमा जिन्ना और फिर वारिस रोड से होती हुई जेल रोड पर पहुंची। जेल रोड पर जब गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो आगे थी ट्रैफिक जैम। गाड़ी ने डिवाइडर क्रॉस करके जल्द से जल्द रेमन डेविस तक पहुंचने की कोशिश की। इसी असना में सही सिम से आने वाले इबादुर रहमान की मोटर बाइक से इसकी टक्कर हो गई। जब गाड़ी यहां पर पहुंची तो रेमन डेविस निकल चुका था और गाड़ी वाले ये देखकर वापस कॉन्सुलेट की जाने भागे। इबादुर रहमान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। और एक ख़ास बात यह भी कि इबादुर रहमान के हवाले से तो कोई भी बात सामने ना आ सकी। फ़हीम और फैज़ान को तो जो कत्ल था इन दोनों का, उसको तो दियत लेकर मुआफ़ कर दिया गया, लेकिन इबादुर रहमान का क्या होगा? जो जासूसी की बात की जा रही थी उसका क्या होगा? नाजायज़ असले के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसमें भी मामूली सी सज़ा देकर आखिरकार रेमन डेविस को रिहा कर दिया गया। इस सारे मामले पर बात करते हैं। हसन अस्करी साहब तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, आपको भी हैरानी हुई सब इस तरह अचानक कैसे हो गया?
जी, ये काफ़ी ड्रामाई जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं आज लाहौर में, और उसकी वजह से ये मामला तय हुआ। लेकिन हमें पहले से ये उम्मीद थी कि इसी किस्म का हल इसका निकाला जाएगा, क्योंकि इस मामले को तय करने का यही एक रास्ता था पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, जिससे इस मसले को हल किया जा सकता था, और बिल आखिर जो है यही रास्ता इख्तियार किया गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मुकदमा कोर्ट में था और कोर्ट ही के जरिए यह मामला तय हो सकता था। हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब की हुकूमत कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती थी। लेकिन जो बात की जा रही है सऊदी अरब का, इसमें देखा जा रहा है उसका भी अमल दखल था, फौज के बारे में भी कहा जा रहा है, एजेंसियां भी इन्वॉल्व थी, सब लोगों ने इसमें मिलकर काम किया, इसका मतलब है? देखिए, इसमें जो और भी अगर प्लेयर्स हैं, अगर जिस तरह सऊदी अरेबिया का आपने तस्करा किया या पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों का इसमें तस्करा आता है, उनका काम तो सिर्फ ये था कि इस सूरत हाल को फैसिलिटेट करना। लेकिन इसका जो असल फैसला होना था, उसमें सबसे जो प्लेयर थे वो दो की प्लेयर थे। एक तो उस दोनों के वर्सा थे कि वो क्या कंपनसेशन को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा इसमें जो अहम जो प्लेयर है वो थी कोर्ट, यानी इस किस्म का अगर कोई कंपनसेशन का कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को कोर्ट के सामने जाना होता है। कोर्ट ने यह तसल्ली करनी होती है कि वाकई ऐसा हुआ है, पैसा दिया गया है और पार्टीज इसके लिए तैयार हैं, और जब कोर्ट को तसल्ली हो जाएगी उसके बाद कोर्ट इस किस्म के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करती है। और हमने आज देखा, या कम से कम जो इत्तलात हमें आई हैं उसके मुताबिक कोर्ट ने कानून के तमाम तकाजे पूरे करने के बाद जो है वो रेमंड डेविस को रिहाई का ऑर्डर जो है वो दिया है। अच्छा, जॉन कैरी सेनेटर हैं अमेरिकी, वो जब पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, बड़ा अहम दौरा था, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वो बात करते रहे, तब भी हमने प्रोग्राम किया था, आपसे इस बारे में बात हुई थी। लेकिन लगता है उसी वक्त से कोशिशें शुरू हो गई थी, क्योंकि जॉन कैरी ने कहा था कि कोई ऐसा हल निकाला जाएगा जो तमाम जो फरीकैन हैं उन्हें काबिल कबूल हो। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है कि तब से ही कोशिशें शुरू हो गई थी दियत के बारे में? लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का। नाज़रीन, आप भी मेरे साथ रहें, इस ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं।